तो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तीसरी सरकार अभियान के अंतर्गत गांव की आवाज कार्यक्रम के इस नए एपिसोड में। और हर बार की तरह इस बार भी हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो साथियों जी, तो साथियों, जो आज का एपिसोड है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर जो नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि चुन के आए हैं उनके लिए। क्योंकि जो आज का एपिसोड है वो इस बारे में है कि वार्ड सदस्य और ग्राम प्रधान का महत्व क्या है, साथ ही साथ उनके दायित्व और अधिकार क्या है। तो आइए, जो ये विषय है, इससे जुड़ी हुई जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए एक बार फिर प्राण सर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस पे कुछ प्रकाश डालें कि वार्ड सदस्य और ग्राम प्रधान का सर महत्व क्या होता है, साथ ही साथ इनके दायित्व और अधिकार क्या है। सभी साथियों को नमस्कार। वास्तव में आज का विषय सबके लिए आकर्षक होगा, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भी और विशेषकर उनके अतिरिक्त जो ग्राम सभा के सम्मानित सदस्य हैं उनके लिए भी। वास्तव में ये महत्व सिर्फ जो ग्राम पंचायत के प्रधान का या वार्ड सदस्य का जो महत्व है, वो महत्व दो अर्थों में है। एक तो इस अर्थ में कि वो ग्राम पंचायत का अपना महत्व है और उससे जुड़ा है इसलिए उसका महत्व है, और दूसरा ग्राम पंचायत के भीतर उसको क्या महत्व मिला है, ग्राम पंचायत का वार्ड मेंबर बनने से या उसमें अधिनियम ने उसको क्या महत्व दिया है, संविधान ने उसको क्या महत्व दिया है। वास्तव में पहले हम संक्षेप में जानना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत का खुद का क्या महत्व है। हम इसे कह रहे हैं ना कि ये सेल्फ गवर्नमेंट है। बाकी सरकारें जो है, वो जो पहली सरकार है वो भी अपने स्वभाव के अनुसार उसका नाम रखा गया, लेकिन दूसरी सरकार का एक तरह से आज की तारीख में भूगोल के हिसाब से नाम रख उठा, राज्य सरकार। अब राज्य तो एक भूगोल भी बन गया है, वैसे राज्य भूगोल नहीं था, राज्य तो एक तरह से शासन के अर्थ में था, लेकिन राज्य जो बना, स्टेट जो बना, वो प्रांत को स्टेट कहा गया आजादी के बाद। पहले प्रांत होते थे, बाद में स्टेट हो गए, प्रोविंस को स्टेट कहा गया। जो पहली सरकार है जिसको आप केंद्र सरकार कहते हो, बेसिकली वो केंद्र सरकार उसका नाम नहीं है, उसका नाम संविधान ने संघ सरकार दिया है। तो संघ होना एक विशेषता है, अर्थात वो जो है वो तमाम राज्यों का, राज्य जो है उनका एक संघ बनता है। और ये जो केंद्र की सरकार जिसको आप कहते हैं, दिल्ली की जो सरकार होती है, वो उन सब राज्यों का एक संघीय ढांचा बनता है और उसको जो गवर्न करता है वो संघ सरकार होती है। तो ये पूरा भारतवर्ष जो है एक संघीय ढांचे में है, तो इसलिए उसको संघ सरकार कहा गया। तो उसके नेचर, उसका जो है, उसकी जो विशेषता है, उसके आधार पर उसका नाम रखा गया। अब पंचायतों को सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया है। सेल्फ माने होता है स्वयं, खुद, स्व, मतलब वहां पर लोग खुद सरकार है। तो इसका महत्व ये है कि यहाँ पर लोग कौन, जो नागरिक बन गए थे जी। हुआ था ना कि पहले हम भारत के लोग, फिर वो भारत के सारे लोगों को नागरिकता मिल गई थी। तो नागरिक यहाँ पर स्वयं सरकार है। इसका ये मतलब हुआ कि नागरिक पंचायतों में स्वयं सरकार होता है, पंचायत और नगर पालिकाओं में। अब वो जो स्वयं सरकार होता है वो दो रूपों में होता है, क्योंकि सरकार के जो तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसकी चर्चा पहले भी की थी मैंने जी। तो विधायिका, कार्यपालिका जिसको मंत्रिमंडल कहा जाता है, और न्यायपालिका, इन तीनों में वो नागरिक खुद शामिल होता है। यहाँ पर उसका कोई प्रतिनिधि नहीं जाता। विधायिका में जैसे वहां प्रतिनिधि जाते हैं, यहाँ कोई नियुक्त नहीं किया जाता, जैसे वहां प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, मंत्री लोग नियुक्त किए जाते हैं जी हाँ। वो चुने नहीं जाते, ध्यान रखिए। केंद्र सरकार में, संघ सरकार में और राज्य सरकार में राष्ट्रपति
केंद्र सरकार में नियुक्तियां करता है, क्योंकि वहां प्रधान जो होता है, अध्यक्ष जो होता है मंत्रिमंडल का, वो राष्ट्रपति स्वयं होता है जी। वो प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति करता है। यहाँ जो प्रधान होता है वो, इसीलिए हम कहते तो हैं कि प्रधानमंत्री जैसा है, लेकिन वो वास्तव में राष्ट्रपति जैसा है। जो ग्राम प्रधान है वो राष्ट्रपति जैसा है, क्योंकि वो कार्यपालिका का प्रधान होता है, हेड होता है, अध्यक्ष होता है। और भारत के संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में राज्य सरकार में राज्यपाल और केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जो होता है वो अध्यक्ष होता है। तो वहां पर नियुक्ति, यहाँ कहीं नियुक्ति नहीं होती, वहां न्यायालयों में नियुक्ति होती है। यहाँ जो न्याय पंचायतें होती हैं, ग्राम कचहरी होती है, वहां भी कोई न्यायाधीश के रूप में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाता, सारे लोग चुने जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर, और उन्हीं लोगों के बीच से जो नागरिक हैं, उन्हीं नागरिकों में से लोग चुने जाते हैं। इसीलिए ये स्व सरकार है, इसीलिए स्व सरकार है। अर्थात यहाँ पर वो स्वयं विधायिका है, सारे मतदाता जितने हैं वो विधायक हो गए। ग्राम सभा विधायिका है, उसके सदस्य होते हैं। यहाँ पर प्रधान और वार्ड मेंबर चुना जाता है, नियुक्त नहीं किया जाता। जो देश की सर्वोच्च सत्ता जिसके पास है, देश का नागरिक मतदाता के रूप में, वो उनको चुनता है। और इसी तरह जब न्याय पंचायत बनती है तो न्याय पंचायत में इन्हीं चुने हुए, जैसे ग्राम कचहरी बिहार में है, वहां जैसे मुखिया चुना जाता है ग्राम पंचायत का, वैसे न्याय पंचायत का सरपंच अलग से चुना जाता है। तो वो चुने जाते हैं लोग। तो इसीलिए स्व सरकार में सारे पद जो है या सारी जिम्मेदारियां जो मतदाता है, जो देश का नागरिक है, वो स्वयं ग्रहण करता है, या वो जो भी होता है उसके द्वारा चुने हुए लोग होते हैं हर जगह। तो ये एक खास विशेषता है ग्राम पंचायत की। और इस विशेषता के नाते ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल, इतना ही नहीं, देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसको जरा ध्यान से समझिएगा, पंचायत के महत्व को, ग्राम पंचायत के महत्व को, उससे आप समझेंगे वार्ड मेंबर के और प्रधान के महत्व। जी, आधार तो वही है, और वही आधार है, और गांव के महत्व को आप समझेंगे। जी। यहाँ पर क्या होता है, जो दिल्ली और लखनऊ की सरकार है वो कानून के द्वारा ही चलती है, जी। लेकिन गांव की सरकार कानून वहां से ज्यादा वहां सामाजिक व्यवस्थाओं के तहत चलती है। तो पंचायत के साथ दोनों चीजें जुड़ती हैं, कानून भी है और सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, समाज के रिलेशनशिप है, संबंध है। जब तक इन दोनों का जुड़ाव नहीं बनेगा, पंचायत काम ठीक से नहीं कर सकती। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं आपको। उदाहरण है मध्य प्रदेश का, लेकिन उससे आप पंचायत की उस विशेषता या विशिष्टता को समझ सकते हैं। जब 1995 में पंचायती राज लागू हुआ देश में, तो शुरुआती दौर में ही वहां पर ग्राम पंचायत को राजस्व के अधिकार दिए गए। राजस्व का अधिकार मतलब हुआ कि जो अधिकार नायब तहसीलदार और तहसीलदार को होते थे कुछ अधिकार, वो अधिकार पंचायत को सौंपे गए। जैसे कि जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाने का अधिकार पंचायतों को दिया गया। जी, मैं एक यात्रा कर रहा था, पंच परमेश्वर यात्रा, इसी के लिए पूरे पंचायतों का अध्ययन करने के लिए, गांव समाज का। तो मैं जब सागर जिले में गया तो सागर जिले में बहुत सारे एक जगह सरपंच इकट्ठे थे, उनके साथ मीटिंग चल रही थी। तो सरपंच वहाँ, जो आप उत्तर प्रदेश में प्रधान जिसको कहते हैं, वहाँ सरपंच कहते हैं, उसी को सरपंच कहते हैं, उसी को सरपंच कहते हैं। तो वहाँ बहुत सारे सरपंच इकट्ठे थे। उन्होंने एक शिकायत करनी शुरू की। उन्होंने कहा, साहब ऐसा है कि हमें राजस्व का अधिकार तो दे दिया गया है, लेकिन हम जब कब्जा हटाने के लिए, और इतना आसान तो है नहीं, तो साहब बिना पुलिस के तो हम वो काम नहीं कर सकते, तो हमें पुलिस का अधिकार भी मिलना चाहिए कि हम आदेश करें तो पुलिस भी आ जाए।
और वो हमें दिया नहीं गया है, तो साहब ये अधिकार तो कोई मायने नहीं रखता। मैं तो कहता हूं कि ये अधिकार हमसे वापस ले लिया जाए। हाँ, आप अभी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो उनसे कहिएगा ये अधिकार मुझसे वापस ले लिया जाए। तो मैं यात्रा में था और उसके बाद भोपाल की तरफ बढ़ रहा था, तो मैंने उनकी बात, उनके दर्द को समझा। फिर बातचीत के क्रम में मैंने उनसे कहा कि क्या कभी आप सोचते हो कि जो काम एसडीएम नहीं कर सका, कभी भी कब्जे नहीं हटवा सका, हटवाया, हटवा के गया, फिर कब्जा हो गया, जैसे जाता है उसके बाद फिर से कब्जे हो जाते हैं। चक्रोट से कब्जा हटवाता है राजस्व का अधिकारी, फिर लौट करके कुछ दिन के बाद पता चलता है फिर कब्जा हो गया, और वर्षों से चला आ रहा है गांव में। तो जो काम एसडीएम या तहसीलदार या नायब तहसीलदार पुलिस की फोर्स लेकर के गांव में नहीं कर सका, अब आपको वो दायित्व दिया है व्यवस्था ने, क्या सोच कर दिया है? कभी आपने सोचा अगर पुलिस के बल से ही ये चीजें हट सकती थी तो उसके पास तो मजिस्ट्रेट पावर भी था, उसको तो कानूनी बड़ी ताकत थी जी। वो नहीं कर पाया, आपको मिल जाएगी पुलिस तो आप क्या कर लोगे? तो पुलिस की ताकत से ये कब्जे नहीं हटेंगे। कुछ और खास ताकत आपके पास है जिसकी उम्मीद के साथ या जिसको देखते हुए आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और वो ताकत क्या है? आप इस गांव के रहने वाले हैं, आपकी एक सामाजिक ताकत है इस गांव में। आप कानून के नहीं, जो एक समझदारी होती है, रिश्तों का जो लिहाज होता है, गांव का जो सामाजिक दबाव होता है, वो पंचायत की ताकत कभी हुआ करती थी। जब पंचायत कानूनी नहीं थी तब पंचायत की ताकत समाज की ताकत हुआ करती थी। गांव समाज की ताकत ही पंचायत की ताकत होती थी। और वो ताकत अगर फिर से पंचायत की नहीं खड़ी हो सकती, और वही ताकत देख करके जिसने भी पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की और माना कि समस्याओं के समाधान, अच्छा एक बेहतर शासन या व्यवस्था और गांव की खुशहाली अगर संभव होगी तो सिर्फ कानून के बलबूते संभव नहीं होगी, बल्कि वो जो सामाजिक ताकत है, समाज की ताकत है, लोगों के आपस के रिश्तों से जो ताकत बनती है, वो जब मिलेगी तभी बेहतरी बने, बेहतर परिणाम आएगा जी। वो समझ करके आपको ये ताकत, ये अधिकार दिया गया है। आपको उसकी तलाश करो ना, वो देखो। हो सकता है एक बार में नहीं होगा, 4 बार में होगा, लोग लिहाज करेंगे, आप बैठ के समझाओगे कि इसमें पूरे गांव का नुकसान हो रहा है आपकी वजह से। जब लोग जुड़ेंगे तो वो चीजें हटेगी। ठीक वही बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ वार्ड मेंबर और प्रधान के दायित्वों की बात करने जा रहा हूँ तो ये पृष्ठभूमि बहुत जरूरी है समझना कि आपकी ताकत अभी जो मैं बात करूंगा, मान लीजिए, तो मैं कुछ अधिनियम की धाराओं की या नियमावली के कुछ नियमों की बात कर दूंगा कि नियमावली आपको ये पावर देती है, धारा ये पावर देती है, लेकिन ये पावर आपके लिए द्वितीय है, ये सेकेंडरी है। असली पावर आपकी है कि आप उस गांव के एक ऐसे है जिसको लोगों ने अपना अगुआ चुना है, आपको मान्यता दी है प्रधान के रूप में, वार्ड मेंबर के रूप में वार्ड के लोगों ने आपको अपना माना है, या आपने वो जिम्मेदारी ली है। मान लीजिए आपका चुनाव नहीं हुआ, निर्विरोध हुए या आधे लोगों ने, आपने वो जिम्मेदारी ली ना, एक सामाजिक जिम्मेदारी। तो पंचायत का जो सामाजिक रूप है या जो उसकी सामाजिक ताकत है, समाज सत्ता की ताकत है, सिर्फ राज्य सत्ता की नहीं, समाज सत्ता की भी उसकी ताकत है। उस समाज सत्ता की ताकत को भी आपको पहचानना होगा। और समाज सत्ता की ताकत अधिकार के साथ नहीं होती, वो दायित्व के साथ होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होती है। समाज दायित्वों से चलता है, अधिकारों से समाज नहीं चलता। एक परिवार क्या अधिकार, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार क्या अधिकार से चलता है? परिवार में हर व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वहन करता है, और जितने दायित्व का निर्वहन ठीक से होता है उतना ही परिवार ज्यादा बेहतर तरीके से चलता है। जितने मेंबर्स, जितने अपने दायित्वों का, बेटा अपने दायित्व का, पिता अपने दायित्व का, माँ अपने दायित्व की, बहन अपने दायित्व का, पत्नी अपने दायित्व का जब निर्वहन करती है तो परिवार ज्यादा बेहतर तरीके से चलता है। ठीक उसी तरह
गांव समाज में और गांव में जब दायित्वों को, वार्ड मेंबर अपने दायित्वों को ठीक से समझेंगे, ग्राम प्रधान अपने दायित्वों को समझेगा और परिवार भावना के साथ समझेगा, तो निश्चित रूप से ये दायित्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। कानून की भाषा में, कानून की धाराओं में या नियमावलियों के नियमों में कुछ दायित्व और कुछ अधिकारों की बात की गई है, वो सेकेंडरी है आपके लिए, इसलिए उसको करना है, उस पर हम आते हैं। अब प्रधान का क्या महत्व है? मैंने जैसे पंचायत के महत्व को रेखांकित किया, तो उसी रूप में आप प्रधान के महत्व को देखिए, वार्ड मेंबर के महत्व को देखिए। अर्थात वो जो आया है, एक कार्यपालिका का, तीसरी सरकार या गांव की सरकार की कार्यपालिका का सदस्य बन करके आया है, मंत्रिमंडल का सदस्य बना है, तो वो किसी के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है। वहां तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यहाँ पर प्रधान भी नियुक्त चुनकर आया है और प्रधान की संस्तुति पर कोई वार्ड मेंबर नहीं आया है। हर वार्ड मेंबर अपने अपने वार्ड में स्वतंत्र रूप से उस वार्ड के सदस्य, वार्ड के मतदाताओं द्वारा चुन करके आया है। वो चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो कोई नौकर नहीं है, वो जनप्रतिनिधि है, वो जन नेता है। तो उसका पहला सबसे बड़ा महत्व इस अर्थ में है, सबसे बड़ा महत्व इस अर्थ में है। कभी कभी एक छोटा महत्व भी लोग गिनाते रहते हैं प्रधानों के बारे में, कहते हैं प्रधान को, साहब प्रधानमंत्री को पैसा निकालने का अधिकार नहीं होता, प्रधानमंत्री को पैसा निकालने का अधिकार होता है जी। मैं, बहुत सारे लोगों ने इसको सार्वजनिक मंचों पर उदाहरण के रूप में दिया, मैं मुस्कुराया ऐसे मंचों पे, और चूंकि मैं तो सरकार में रहा हूँ तो मैंने उन्हें समझाया, बैंक में से पैसा निकालना या पैसा जमा करना, ये जो चेक काटने का अधिकार है, ये एक तरह से ग्राम प्रधान का जो गौरव है उसके महत्व को कम करना हो गया है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, सीधे जनता द्वारा चुना हुआ, वो कोई कर्मचारी नहीं है। ज्यादातर ये जो लेन देन का काम है, चेक काटने का और ये करने का काम, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। और उनमें भी जो किसी डिपार्टमेंट का टॉप बॉस होता है, सामान्यतः वो भी चेक पे दस्तखत नहीं करता, उसके पास सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है, अर्थात किसी भी खर्चे को स्वीकृत करने का पावर होता है। और साइन तो जो सेकेंडरी अफसर होता है या उससे भी थर्ड लेवल का ऑफिसर होता है, वो उस पर साइन करता है चेक पर। जब उसने स्वीकृत कर दिया तो ठीक है, अकाउंट सेक्शन में चला गया, अकाउंट सेक्शन में जो अकाउंट का हेड है और कोई एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब हेड होता है, वो दोनों मिलकर के चेक पे साइन करते हैं और पैसे निकला करते हैं। महत्वपूर्ण होता है स्वीकृत का अधिकार, पावर जो होता है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होती है या सैंक्शन करने का जो पावर होता है, स्वीकृत करने का पावर होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है जी। जैसे मंत्रालयों में मंत्री को स्वीकृत करने का अधिकार होता है, मंत्री चेक पर कहीं साइन थोड़ा करता है। तो इसीलिए ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बल्कि इसने तो प्रधानों को की स्थिति को खराब किया है, उन्हें सीधे उसके लिए जिम्मेदार बना दिया गया है। तो नहीं तो जिम्मेदारी सबके बीच बढ़ती। तो इसलिए खैर ये जिम्मेदारी जो दी गई है, अगर दी गई है, शासन ने दिया है, वैसे तो अगर मेरा सुझाव शासन माने तो राज्य सरकार उसको वापस ले लेना चाहिए, उन्हें इनसे मुक्त करना चाहिए। ग्राम प्रधान निरीक्षण करे, स्वीकृत करे, ये काम किसी वार्ड मेंबर को दिया जा सकता है, या उप प्रधान तो अब है नहीं, उप प्रधान को दिया जा सकता था। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो प्रधान है, उसे स्वीकृत का अधिकार होना चाहिए। चेक पैसा वैसा निकालना तो नीचे के लोग करें उस काम को, सेक्रेटरी करे और कोई एक कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाए, वो किया करे इस काम को। कोई जरूरी नहीं कि प्रधान करे इस काम को। अगर प्रधान नहीं करे, हाँ, अगर वो नहीं, वो
सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगा तो वो सबको सुपरवाइज करेगा, फिर तब वो उसको बैलेंस करेगा इन सब चीजों को। तो व्यवस्था तो इस तरह बनाई जानी चाहिए थी। खैर, दूसरा ये है कि प्रधान जो होता है, जैसा हम जानते हैं कि उसे दोनों का अध्यक्ष बनाया गया है। विधायिका का अध्यक्ष बनाया गया है, ग्राम सभा का भी वही अध्यक्ष होता है, और मंत्रिमंडल का भी वही अध्यक्ष होता है। तो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष और ग्राम सभा का अध्यक्ष, वो दोनों का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष ही नहीं होता, बल्कि 3 कमेटियों का सभापति भी होता है। जी हाँ। एक चीज का अध्यक्ष और सभापति में क्या मौलिक अंतर होता है, ये समझने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जो होता है वो सामान्यतया जो चुनी हुई संस्थाएं होती हैं, और विशेष करके जिसके पास निर्णय का, जिन संस्थाओं के पास अंतिम निर्णय का अधिकार होता है, उनकी जो वो करता है वो अध्यक्षता करता है। कमेटियां संस्तुति देती हैं, कमेटियां निर्णय नहीं करती। कमेटियां कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती। कमेटियां जो होती हैं वो संस्तुति भेजती हैं, अपनी डिस्कस करती हैं। जैसे विधानसभा की समितियां हैं, वो विधानसभा को अपनी स्वीकृति भेजती, अपनी सहमति संस्तुति भेजती हैं। निर्णय विधानसभा करती है, निर्णय लोकसभा करती है। इसी तरह राज्यसभा जो है, राज्यसभा कोई भी विधेयक अगर पास करेगी तो जब तक लोकसभा नहीं उसको पास करेगी वो नहीं माना जाएगा। लेकिन लोकसभा जो होती है, कई ऐसे विधेयक हैं, अगर हम वित्त के विधेयक और कुछ और खास विधेयकों को छोड़ दें, तो अगर लोकसभा उसको पास करके राज्यसभा में भेजती है और राज्यसभा उसको फिर अगर ना करना चाहे तो नहीं कर सकती, सिर्फ सुधार की सिफारिश कर सकती है। और अगर लोकसभा उसे माने या ना माने, ये लोकसभा के ऊपर तय करता है। इसीलिए वहां सभापति होता है, उपराष्ट्रपति वहां सभापति के रूप में काम करता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं करता राज्यसभा। तो ये जो व्यवस्था सभापति और उसकी है, तो वो सभापति के रूप में भी है और अध्यक्ष के रूप में भी है। अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, और वो मंत्रिमंडल का भी अध्यक्ष है और ग्राम सभा उसका भी अध्यक्ष है, ग्राम सभा का भी अध्यक्ष है। तो उसका जो गरिमा है, उसका जो गौरव है, वो बहुत बड़ा होता है और सीधे जनता द्वारा चुना होता है। तो अपने इस महत्व को उसको इस रूप में समझना चाहिए। दूसरा ये है कि अध्यक्ष होने के नाते उसको कुछ विशेषाधिकार अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। पहला ये प्राप्त हो जाता है विशेषाधिकार, जो अगर हम अधिनियम की धाराएं देखें तो अधिनियम में भी है और नियमावली में तो उसको विशेष रूप से एक धारा है 47 जो महत्वपूर्ण है, धारा 47 जी। तो धारा 47 ये धारा नियम 47 नियमावली में नियम होते हैं और अधिनियम में धाराएं होती हैं। तो नियम 47 ये कहता है कि ग्राम प्रधान अध्यक्ष होने के नाते वो जो पंचायत का निर्णय होगा उसको क्रियान्वित करवाएगा। ये उसकी जिम्मेदारी भी है और एक तरह से अधिकार है। उसका ये भी होगा कि जहां वो अध्यक्षता करेगा वहां उस सभा को नियंत्रित भी करेगा। वित्त पर वो अपनी नजर रखेगा, फाइनेंस पर जो खर्चे बर्चे हो रहे हैं उस पर वो नजर रखेगा। खुद खर्चे बर्चे नहीं करेगा, उस पर खर्चे बर्चों पर नजर रखेगा, उसको मॉनिटर करेगा। ठीक इसी तरह जो प्रशासनिक कार्य है, कर्मचारियों को और पूरा व्यवस्था देखना पूरे ग्राम पंचायत का, वो उसका हेड होता है, अधीक्षक होता है एक तरह से, जो प्रशासनिक अधीक्षक होता है, उस हैसियत में उस काम को वो देखेगा। दूसरा ये होता है कि उसी के साथ साथ कि उसको ये विशेषाधिकार भी प्राप्त है ग्राम प्रधान को कि मान लीजिए कोई अत्यावश्यक कार्य आ जाए। अब ग्राम पंचायत तो 1 महीने बाद बैठेगी, तो ऐसे में वो कोई भी निर्णय ले सकता है उस अत्यावश्यक कार्य के लिए। जो निर्णय ग्राम पंचायत को लेना था, वो ग्राम पंचायत को जो अधिकार निर्णय का दिया गया है अधिनियम में, उस निर्णय का अधिकार, उसके क्रियान्वयन के निर्णय का अधिकार ग्राम प्रधान ले सकता है। लेकिन 2 शर्तें हैं उसके साथ। पहली शर्त यह है कि लेने से पहले
जो विहित प्राधिकारी है, अर्थात उसका अपना जैसे एसडीएम हो गया या डीएम, राज्य सरकार एक विहित प्राधिकारी घोषित करती है, ज्यादातर एसडीएम होता है। तो जो विहित प्राधिकारी है, उस विहित विहित प्राधिकारी को वो सूचित जरूर करेगा कि हम इतना आवश्यक आ गया है काम, इसलिए मैं ये निर्णय लेने जा रहा हूं, उसे सूचित जरूर करेगा, उसके संज्ञान में जरूर लाएगा, पहला काम। दूसरा काम ये करेगा कि जब अगली बैठक ग्राम पंचायत की होगी तो उसमें उसकी संस्तुति प्राप्त करेगा, उसमें उसको फिर से प्रस्तुत करना पड़ेगा। ग्राम सभा ये देखे कि जो उसने निर्णय लिया, सारी ग्राम सभा मैं कह रहा हूँ, ग्राम पंचायत ये देखे कि उसने जो ये काम किया, वो ग्राम सभा के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकता, ध्यान रखिएगा जी। ग्राम पंचायत के बारे में ले सकता है, ग्राम पंचायत के बारे में निर्णय ले सकता है। तो ग्राम पंचायत की बात में कर रहा था, ग्राम पंचायत के बारे में वो निर्णय ले सकता है, और निर्णय लेकर के वो फिर अगली बैठक में उसको पुटअप करेगा, अगली बैठक उसकी संस्तुति करेगी। अगर वहां स्वीकृत हो गया तो उसका वो वैध माना जाएगा। अगर ग्राम पंचायत को लगता है कि नहीं गलत निर्णय है, तो वो निर्णय को, उसके निर्णय को काट सकती है और उससे रिकवरी भी हो सकती है। ऐसे कुछ केसेस हुए हैं। वो जिन्होंने क्रियान्वयन किया उसके बीच की रिकवरी भी हो सकती है, उससे रिकवरी भी हो सकती है, क्योंकि ये पावर होता है सभी जगह है कि अगर आपके, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता बहुत कम है, क्योंकि वो जो करता है जनहित में करता है, और जनहित में करने के नाते उसको ऐसा कुछ ज्यादा होता नहीं। दूसरा, यही जो धारा 47 है, वो धारा 47 उसे और भी कुछ विशेषाधिकार प्रदान करती है, इतना ही नहीं करती बल्कि और भी कुछ विशेषा। धारा 47 का जो का है, वो ये कहता है कि अगर कोई जो ग्राम प्रधान है, वो अगर कोई संक्रामक रोग आ रहा है वहां है, तो संक्रामक रोगों को निवारण के लिए, उसकी रोकथाम के लिए ग्राम प्रधान को विशेष शक्तियां दी गई। और वो विशेष शक्तियां क्या है? फिर वो आ रहा है तो ये नहीं कि ग्राम पंचायत का वो इंतजार करेगा, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा। ग्राम प्रधान स्वयं निर्णय ले सकता है। हाँ, ये सही है कि उसके लिए, उससे जैसे अगर स्वास्थ्य से जुड़ा है तो कम से कम जिले का जो स्वास्थ्य का इंचार्ज है उसके साथ जरूर उसकी बातचीत होनी चाहिए। उसके आदेश, उसके साथ आदेश की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तरह से उसका निर्देश और उसकी भी सलाह और उसका निर्देश कहते हैं, कोई खास तरह की बातें जो उसको बताई जाएं कि इस लाइन पर ये काम करना चाहिए, तो वो जरूर उसको करना होगा। जैसे मान लीजिए कि पता चला संक्रामक रोग है, तो कुछ चीजों को रोक देना है, वहां पर किसी का प्रवेश रोक देना है गांव के अंदर, कि अब गांव में कोई प्रवेश नहीं करेगा, गांव से बाहर नहीं जाएगा। ये उसका राइट है कि वो ये नियम बना दे और बना करके इसको प्रतिबंधित कर दे। वो किसी को, मान लीजिए संक्रामक रोग फैला है, किसी मकान को खाली करवाने की आवश्यकता है, तो मकान को खाली करवा सकता है, ये अधिकार है उसको। अगर मान लीजिए चूहों की वजह से या किसी जानवर की वजह से ये संक्रामक रोग फैल रहा है, तो उनके एक तरह से उनको मारने का अधिकार वो आदेश दे सकता है, या मारने की स्वीकृति दे सकता है कि सारे चूहे मार डाले जाए या सारी मुर्गियां खत्म कर दी जाए। तो ये विशेषाधिकार ऐसे संक्रामक तौर पर उस संक्रामक रोगों के लिए उसे है। अभी जैसे कोरोना का पीरियड है, तो इस कोरोना के समय में उसे ये विशेषाधिकार है कि वो अपने इन अधिकारों का, अपने गांव की सुरक्षा के लिए ग्राम प्रधान इन अधिकारों का उपयोग कर सकता है। और इस समय बहुत महत्वपूर्ण भी हो जा रहा है। या बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा कि ये सारे जो उसके हैं, उसके साथ उसका दायित्व भी है। जैसा मैंने कहा कि उसका दायित्व यही है कि वो वित्त की निगरानी भी करे, प्रशासन को ठीक से चलाए, कर्मचारियों पर नियंत्रण करे, ग्राम पंचायत जो प्रस्ताव पास कर दे रही है उसका क्रियान्वयन करवाए। ये सारे उसके दायित्व हैं। ये सारी चीजें कभी टैक्सेस लगे हैं तो उनकी वसूली करे वो। दूसरा, अगर न्यायालय में कोई मुकदमा जाना है, न्यायालय में कोई वाद जाना है,
तो उसको वही ले जाएगा, कोई पत्राचार करना है तो ग्राम प्रधान करेगा। तो वो अध्यक्ष होने के नाते ये सारी जिम्मेदारियां, ये दायित्व ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों की तरफ से उसे करने का पूरा अधिकार का दायित्व भी है, और जो दायित्व होता है वो अधिकार भी होता है प्रकारांतर से। तो इसको आप अधिकार भी कह सकते हो, दायित्व ही अधिकार होता है और अधिकार के साथ दायित्व होता है, दोनों एक दूसरे अन्योन्याश्रित हैं, दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं जी। अब हम आते हैं इसके साथ वार्ड मेंबरों पर जी। दूसरे कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो उसके जैसे हमने कहा था ना कि एक इंडियन पेनल कोड की धारा है 21 जो लोगों को लोक सेवक का दर्जा देती है। लोक सेवक जो कहे जाते हैं उनको धारा 21 जो है उनकी सुरक्षा करती है। 21 के तहत उन्हें लोक सेवक जो होता है वो अपने सद्भाव में अगर कोई कार्य करता है जो उसको जिम्मेदारी दी गई है, जो अधिनियम की धाराएं हैं, अधिनियम ने जो प्रावधान किए हैं, नियमावली में जो प्रावधान हुए हैं, भारत का संविधान उसको जो जिम्मेदारियां देता है, अगर उस कार्य को वो सद्भाव के साथ कर रहा है, यहाँ सद्भाव शब्द का मतलब हुआ कि उसके पीछे उसकी कोई निहित स्वार्थ नहीं है, अपना कोई या कोई हिडन एजेंडा नहीं है, छुपा हुआ कोई एजेंडा नहीं है, वो विशुद्ध रूप से समाज के हित में सद्भाव के साथ, अच्छे भाव के साथ किया जा रहा है। अगर उससे कोई चीज होती है तो किसी को कोई नुकसान हो जाता है या कुछ हो जाता है और वो न्यायालय जाना चाहता है उसके खिलाफ, तो न्यायालय ऐसी चीजों को संज्ञान में नहीं ले सकता। ये एक उसके विशेष स्थितियां होती हैं, लोक सेवकों के अर्थ में भी है और पंचायती राज सिस्टम में इसके तहत भी ये है कि अगर ऐसा करता है तो ये नहीं हो सकती। दूसरा, अगर वो इसके तहत जो नियम और है काम करता है तो पुलिस की ये जिम्मेदारी है। अधिनियम कहता है, अधिनियम की धारा 108 ये सुनिश्चित करती है, अधिनियम की धारा 108 कहती है कि पुलिस उसकी सहायता करेगी। पुलिस का ये दायित्व बनता है कि पुलिस जो है वो ग्राम प्रधान और पंचायत की, ग्राम पंचायत या किसी वार्ड सदस्य की, किसी भी पंचायत सदस्य की, अगर उसको जो जिम्मेदारी दी गई है उसके निर्वहन में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो वो पुलिस की सहायता ले सकता है और पुलिस इसके लिए बाध्य है कानूनन उसकी सहायता करने के लिए। ये उसको पता होना चाहिए, ये पुलिस की बाध्यता है। दूसरा ये है कि ये ग्राम पंचायत को कानून बनाने का भी अधिकार है। अच्छा, अभी तक है, और ये अधिकार ग्राम सभा को नहीं दिया गया, ग्राम पंचायत को है, ग्राम पंचायत को दिया गया है जी। ये ग्राम सभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, उसको कहते हैं कि उप नियम बनाने का, उप विधि बनाने का। उप विधि का मतलब हुआ कि राज्य सरकार ने जो विधियां बनाई हैं आप उन विधियों के विपरीत कुछ नहीं बना सकते जी। उन विधियों को, जैसे मान लीजिए कि किसी मामले में अब स्वच्छता पेयजल का है, कानून यह है कि सबको पेयजल, शुद्ध पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। कानून यह है कि कोई भी शुद्ध जहां पेयजल है उसको दूषित नहीं करेगा, ये कानून है, बाकायदा इसका एक्ट है। तो अब उसके यहाँ उसको लेने की मतलब उस मूल जो विधि है उस मूल विधि को आधार बना करके स्थानीय स्तर पर उस ग्राम पंचायत में उसको क्रियान्वित करने के लिए अगर तात्कालिक कोई विधि बनाने की आवश्यकता है वहां की जरूरत के मुताबिक, तो ग्राम पंचायत कानून बना सकती है। मेरी बात स्पष्ट हो रही है? क्योंकि उसमें तो मोटी बात लिख दी गई ना कि शुद्ध पेयजल को दूषित करना अपराध माना जाएगा, पेयजल को दूषित करना, नदियों को दूषित करना अपराध माना जाएगा। अब कहीं पर नदी को कोई कर रहा है तो उस कानून के तहत तो ठीक है, वहां ग्राम पंचायत खुद अपना कानून बना सकती है और उस कानून को बना करके कि अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको ये दंड दिया जाएगा, इस तरह से उसको दंडित किया जाएगा।
और उसमें ये था कि जब न्याय पंचायतें, जहां माना गया था कि हर जगह न्याय पंचायतें होंगी, और उसको जो नियम का उल्लंघन करता था तो पंचायत न्याय पंचायत के माध्यम से उसको दंडित कर सकती थी। पंचायत तुरंत न्याय पंचायत को उसको रिफर कर देती, जैसे राज्य सरकारें कोर्ट को, न्यायालय को रिफर करती हैं, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट को, ठीक उसी तरह वो कोर्ट को किया जाता, न्याय पंचायत को कहा जाता और न्याय पंचायत उसको दंडित करती कर तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा कानून है जिसका पालन कराना है, तो पंचायतें उस कानून का पालन कराने के लिए अपनी जो स्थानीय स्थिति के हिसाब से कुछ उप नियम बना सकती है, उप विधियां बना सकती, उप विधियां बना सकती है। नियम नहीं, जी कानून, जी उप कानून बना सकती। जी जी मतलब नियम तो अलग चीज, कानून के जी बाद हाँ का जी हाँ तो वो कानून बना सकते। हाँ तो पंचायतों को ये, ग्राम पंचायत अधिकार को ये अधिकार है। जी अब जब हम कहते हैं ग्राम पंचायत को ये अधिकार है, तो वार्ड मेंबर को ये सारे अधिकार प्राप्त है, क्योंकि ग्राम पंचायत का मतलब तो वार्ड मेंबर, बिल्कुल एक प्रधान है। और एक चीज और कि ये जो प्रधान है वो भी कहा गया है कि एक ग्राम प्रधान होगा जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा। फिर एक धारा और कहती है कि ग्राम प्रधान पदेन सदस्य होगा ग्राम पंचायत का। जी अर्थात वो ग्राम प्रधान होने से पंचायत का सदस्य नहीं हो जाता ग्राम पंचायत का। वो धारा, जो धारा है वो धारा उसको सदस्य बनाती है, पदेन सदस्य बनाती है। तो ग्राम प्रधान जो है वो भी एक तरह से सदस्य होता है, नामित, वो पदेन सदस्य होता है ग्राम पंचायत का। जी तो ग्राम पंचायत जो है उसको जितने अधिकार हैं वो सारे सदस्यों को प्राप्त हैं ग्राम पंचायत के। जी और ये जो अधिकार प्राप्त है, पिछले में मैंने आपको जो जब समितियों की चर्चा हुई थी तो आपने देखा था कि ग्राम पंचायतें, जो नियमावली भी है और शासनादेश भी है, कि ग्राम पंचायतें जो है अपने कार्य का क्रियान्वयन, उनकी मॉनिटरिंग और उनका क्या आउटकम आ रहा है, उनकी गुणात्मकता क्या है, इस सबको सुनिश्चित करेगी अपने कमेटियों के माध्यम से। क्रियान्वयन का कार्य कमेटियां करें। तो कमेटियां सदस्यों से मिलकर के बनती हैं। तो ग्राम पंचायत को जितने अधिकार प्राप्त हैं, और अधिकार जो अधिनियम और संविधान देता है वो ग्राम पंचायत को देता है, वो किसी पद को नहीं देता, प्रधान को अलग से कुछ नहीं देता, सदस्य को कुछ अलग से नहीं देता, जो देता है वो ग्राम पंचायत को देता है। और ग्राम पंचायत को जितने अधिकार प्राप्त हैं वो सारे अधिकारों में सदस्यों की समान भागीदारी होती है। वो सारे अधिकार संयुक्त निर्णय से होने हैं, सबका संयुक्त दायित्व है। तो उस संयुक्त दायित्व के नाते हर वार्ड मेंबर की वो अधिकार भी है और वो दायित्व भी है। तो ये अधिकार और दायित्व बनता है। दूसरा, वार्ड मेंबर जो होता है वो सिर्फ ग्राम प्रधान पूरे गांव का एक तरह से नेतृत्व करता है। वार्ड मेंबर जो होता है, क्योंकि वार्ड मेंबर के अधिकार मैंने पहले भी कि 3 भागों में बढ़ते हैं, और प्रधान के भी अधिकार 3 भागों में बढ़ते हैं। एक तो बढ़ता है कि वो अपने वार्ड का नेता होता है, जन नेता होता है। ग्राम प्रधान भी पूरे गांव का जन नेता है। और ऐसे लोग हैं जो पहली बार जो सबसे जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव से चुन करके आते हैं। तो इसलिए वो एक नेता के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में, और वार्ड सभा अपने वार्ड के नेता के रूप में, उनका जो महत्व है वो बहुत महत्व। और एक तरह का जिसको कहते हैं प्राकृतिक अधिकार, ठीक है, एक तरह से सहज दायित्व और सहज अधिकार उनको प्राप्त हो जाता है नेतृत्व होने के नाते। अर्थात वो अपने वार्ड के प्रति उनकी बहुत जिम्मेदारियां हो जाती हैं। वार्ड के हर दुख सुख को में शामिल होना और उसके निराकरण के लिए प्रयास करना, सिर्फ पंचायत के लेवल पर नहीं, पंचायत से अलग हट करके भी जो दूसरे अलग अलग विभाग और अलग अलग कहीं सामाजिक स्तर पर है, तो उसकी जिम्मेदारी वहां भी वार्ड मेंबर की होती है। ठीक इसी तरह ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी बन जाती है पूरे ग्राम के स्तर पर। लेकिन चूंकि गांव बहुत बड़ा होता है
तो अगर वार्ड मेंबर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लगे तो स्वाभाविक है ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी उनके सब एक कलेक्टिव रूप में आ जाएगी और उसके लिए आसान हो जाएगी। फिर सारे लोग जहां जहां जिन जिन राज्यों में ये देखा गया है कि जहां पर पहले वार्ड मेंबर चुने जाते हैं और वार्ड मेंबर फिर उसके बाद प्रधान अपना चुनते हैं, अपना अध्यक्ष चुनते हैं, वहां की स्थिति एकदम भिन्न है। जब मैं पंचायतों पर शोध कार्य कर रहा था तो मैंने पश्चिम बंगाल को भी लिया था अपने शोध कार्य के दौरान। तो मैं खुद अपने शोध कार्य के लिए खुद गांव-गांव गया था, बहुत ही जमीनी स्तर से शोध कार्य करने की, और एक्शन रिसर्च था इसलिए बहुत ही गंभीरता से उस शोध कार्य को कर रहा था। सरकार से 2 साल की छुट्टी लेकर के फिर आया था शोध कार्य करने। तो मैं जब गया तो एक ग्राम पंचायत में लोग मुझे ले गए पश्चिम बंगाल की। अब ये मैं 2003 की घटना बता रहा हूँ, 3 और 4 जी। तो मैं जब गया आज से करीब 10 साल पहले की, 8-9 साल पहले, तो वहाँ का जो पंचायत भवन था वहाँ यही है, पहले वार्ड मेंबर चुना जाता है और वार्ड मेंबर अपना अध्यक्ष चुनता है। प्रधान, वहाँ भी प्रधान कहते हैं उसको, अध्यक्ष के रूप में वो चुनता है। तो मुझे ग्राम पंचायत भवन में ले गए। वहाँ का ग्राम पंचायत भवन हमारे बीडीओ ऑफिस से ज्यादा बड़ा था। ग्राम पंचायत 3 मंजिला ग्राम पंचायत भवन था। तो मैं जब गया तो देखा हर वार्ड मेंबर के अलग अलग कमरे बने हैं, बाकायदा वार्ड मेंबर। वहाँ का जो ग्राम प्रधान है वो सुबह से शाम तक वहाँ बैठता है ऑफिस में, ज्यादातर अपना समय देता है, और बिल्कुल जैसे प्रधानमंत्री अपनी फाइलें निपटाता होगा उसी तरह वो फाइलें निपटाता था। और हर वार्ड मेंबर का अपना कमरा था। जो गांव वाला आता था उसके वार्ड का, वो अपने वार्ड मेंबर के पास आता था, वो प्रधान जी के पास नहीं जाता था, अध्यक्ष के पास नहीं जाता था, और वही उसकी समस्याओं को लेकर के फिर खुद कुछ चीजें उसके पावर में जो कमेटी के लेवल पे थी तो वहां वो देखता था, नहीं तो प्रधान जी के पास जाता था और कहता था ये काम है आपके लेवल से सैंक्शन होना, इसको सैंक्शन करिए, या अगली बार हम पंचायत में इसको रखेंगे। तो मतलब बाकायदा बड़े सिस्टमेटिक तरीके से काम चलता था। तो उत्तर प्रदेश में भी लगभग वही स्थिति है कि ठीक है, यहाँ अध्यक्ष सीधे चुन लिया गया है, लेकिन वार्ड मेंबर को अपने वार्ड की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उसको ये देखना पड़ेगा। वार्ड, अभी मैं पिछली बार जब वार्ड मेंबरों से बात कर रहा था, उनके 5 साल बीत गए थे। मैंने पूछा अच्छा ये बताइए आप वार्ड मेंबर थे? साहब मुझे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, मैं तो जानता भी नहीं, पहली बैठक में आया था उसके बाद। तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए जिस वार्ड के आप मेंबर थे उस वार्ड में कितने घर थे? साहब ये तो मैंने कभी गिना ही नहीं कि कितने घर थे, वो भी उनको नहीं पता। नहीं पता। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कितने कुएं थे, जितने कुएं हैं और कितने नल हैं? साहब ये भी मैंने कभी, कितने, मतलब कुल मिला के 30 घर हैं, आप उन 30 घरों को भी नहीं जान रहे हैं ठीक से। आप ये भी नहीं देख रहे हैं अपने वार्ड में कि कितने नल हैं, कितने पेयजल की क्या व्यवस्था है, कहाँ कहाँ जल भराव हो रहा है, तो कहे के वार्ड मेंबर है भाई। तो ये जिम्मेदारियां जिस दिन आप लेने लग जाओगे और इस तरह करोगे तो अपने वार्ड के सचमुच के नेता बन जाओगे और फिर आपकी आवाज में दम हो जाएगा, और तब आप एक सही अर्थों में तो ये अपने दायित्व का निर्वहन करोगे और उसके साथ आपका अधिकार भी दिखाई पड़ेगा। फिर कोई ग्राम प्रधान या कोई अधिकारी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ठीक यही हालत ग्राम प्रधानों की भी मैं कह रहा हूं कि ग्राम प्रधान को भी जब अपने वार्ड मेंबरों को साथ लेकर के, और जब वार्ड मेंबर के थ्रू सारे मतदाताओं को अपने साथ जोड़ेंगे, गांव के सारे नागरिक उनके साथ जुड़ते हैं, और जिस दिन ये रूप बनेगा, सच में वो गांव का नेता बनेगा, उस दिन उसकी ताकत, उसके अधिकार और उसके दायित्व दोनों बहुत व्यापक हो जाते हैं। जितना अधिनियम में लिखा गया है उससे कई गुना ज्यादा आगे चला जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ सिर्फ कानून ही नहीं है, यहाँ आपकी सामाजिक सत्ता है, समाज की ताकत है, और जिस दिन गांव सभा की और गांव समाज की ताकत किसी प्रधान के साथ जुड़ जाती है उसकी ताकत कहाँ पहुंचती है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए तो इसको इसी अर्थ में, एक व्यापक अर्थ में मैंने कोशिश की कि एक सबको एक वो बांध करके कुछ अधिनियमों की बातें, कुछ नियमावली की बातें और कुछ उसमें समाज की बातें, जिससे पूरा एक चित्र स्पष्ट हो सके। और यह चित्र ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्य के महत्व को भी परिभाषित करता है, दिग्दर्शित करता है, और उनके अधिकार और कर्तव्य की सीमाओं को भी विस्तारित करता है।
तो इससे उनके अंदर जो एक खास तरह का गौरवबोध पैदा होना चाहिए, खास तरह का स्वाभिमान आना चाहिए। और लेकिन ये सब चीजें तभी तय हैं जब आप बहुत पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता और सहभागिता, ये दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। और किसी जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी यही ताकत होती है, विशेष करके पंचायत में प्रधान के और वार्ड मेंबर की, कि वो अपने जिस एरिया को वो प्रतिनिधित्व कर रहा है वहां पर वो कितना पारदर्शी है और कितना लोगों की सहभागिता अपने साथ जोड़ता है, उतना ही वो आगे बढ़ेगा। धन्यवाद सर। एक सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो ये हमारा विषय था ये तो एक तो वैसे ही इतना महत्वपूर्ण था कि वार्ड सदस्य और ग्राम प्रधान का महत्व क्या है, उसके दायित्व और जो और अधिकार क्या है, लेकिन आपने इसको और भी विस्तार दे दिया, जिससे ये मुझे लगता है कि हम सबके दिमाग में ये चीज क्लियर हुई होगी कि ये सिर्फ एक कानूनी दायरे में इनका महत्व, अधिकार और दायित्व नहीं आते, क्योंकि वो पंचायत के सदस्य हैं और पंचायत की जो सबसे मुख्य आधारशिला है वो है सामाजिक आधारशिला। तो ना सिर्फ एक कानूनी दायरा बल्कि एक सामाजिक जो दायरा है वो भी इसमें शामिल होता है। और जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको इसको एक समग्र रूप में देखना चाहिए कि सिर्फ जो उनको कानूनी अधिकार मिले हैं, दायित्व मिले हैं, सिर्फ वो नहीं, जो उनका सामाजिक महत्व है उसको भी अगर वो लेके चलेंगे तो गांव के लिए वो बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। एक चीज इसमें और जोड़ना चाहते हैं जी, कि ये जो 29 सब्जेक्ट पंचायत को दिए गए हैं, जी, उन 29 सब्जेक्ट के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। 29 विषयों के, उन विषयों में कृषि और भूमि से लेकर के सिंचाई, ग्रामोद्योग, पर्यावरण, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, लाइब्रेरी, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण, सरकारी संपत्तियों का, सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण, ये सारे विषय शामिल हैं, समझ लीजिए। तो ये जितने विषय हैं गांव जीवन के विकास के सारे विषय, खुशहाली के सारे विषय, इन सारे विषयों पर ऐसा कुछ नहीं मान के चलना चाहिए कि राज्य सरकार का बजट जितने के लिए आ रहा है उतने से ही हमारा काम चलेगा, ये नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन्हें तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिस पर मैं आगे भी चर्चा करूंगा कि जिसके लिए कोई बहुत बजट की आवश्यकता नहीं है, जो बिना लागत के और कम लागत के तमाम काम हो सकते हैं। और जिस दिन ग्राम पंचायतें, ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्य अपने वार्ड के लेवल पर बहुत सारे काम वार्ड सदस्य कर सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है, बच्चों को स्कूल भेजने का काम, टीकाकरण का काम, स्वच्छता का काम, फिर कितने सारे काम, नशा मुक्ति का काम, ये सारे काम जो हैं, मानव विकास के जितने काम हैं, उद्योग के, कृषि के, बहुत सारे काम हैं जिनके लिए रिसोर्सेज जुटाए जा सकते हैं, जन सहयोग से जुटाए जा सकते हैं। और अभी तो जो 14वें वित्त आयोग से जो शुरू हुआ है ग्राम पंचायत विकास योजना, उसमें तो वार्ड सदस्य की भी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है कि वो समस्याओं का वही चिन्हीकरण होगा, उसके वार्ड के स्तर पर वही वार्ड पर समस्याओं का चिन्हीकरण करेगा और वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत में जाकर के उसको सूचीबद्ध करेगा, फिर ग्राम सभा उसको स्वीकृत करती है। फिर जब ग्राम पंचायत विकास योजना पर पूरा अलग से एक सत्र हो सकता है जिस पर हम लोगों को बात करेंगे ही हम आगे जिन विषयों पर, तो उन सब में ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्य को बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे दायित्व। पहली बार सही अर्थों में सरकार होने का उन्हें दायित्व है, क्योंकि स्कीम बनाना ही सरकार का काम होता है और यहाँ पर तो स्वायत्तता है पूरी तरह से। ये सही है कि अभी तमाम उलट पलट व्याख्याएं करके इनको तमाम नकेल इनके ऊपर लगा दी गई है, लेकिन जिस दिन सही तरीके से चीजों को समझेंगे, और ये सब कहीं ना कहीं अलग अलग स्तर के जो अधिकारी हैं उन्होंने अपने तरह से चीजों की व्याख्या की है। राज्य सरकार की व्याख्याओं में ऐसा नहीं है, भारत सरकार में तो बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जिस दिन ठीक से ग्राम पंचायत विकास योजना को समझेंगे, उसमें अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि दो चीज सूत्र बना के चले, पारदर्शिता, खुलापन और सहभागिता,
पारदर्शिता और सहभागिता के साथ अगर ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर अपने वार्ड में, ग्राम प्रधान अपने पूरी ग्राम पंचायत में अगर ये काम करेंगे तो इनके अधिकार और दायित्वों की कोई सीमा नहीं रह जाती, बहुत उसका विस्तृत क्षेत्र बनता है, सामाजिक होने के नाते और बड़ा क्षेत्र बनता है। किसी भी अधिकारी और ऊपर के जन नेताओं से ज्यादा इनका महत्व बन जाता है और ज्यादा इनकी पहुंच और इनका दायित्व और अधिकार दोनों बढ़ जाते हैं। और जहां इस तरह से जो लोगों ने किया है वो सब जगह प्रदर्शित भी हुआ है। जी जी। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि जितने भी हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको पारदर्शिता और सहभागिता का सूत्र बिल्कुल अपने साथ रखना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए, और जिससे उनका अधिकार और जितना उनकी काम करने का प्रभाव है वो लगभग असीमित हो सकता है। तो सर, एक बार आपका फिर से धन्यवाद कि आपने जो एक तो ये जो विषय था वो इतना महत्वपूर्ण था, लेकिन आपने जिस तरीके से उसको बताया और समझाया उससे इसका महत्व और कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। और मुझे लगता है जितने पंचायत प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं और साथ साथ और भी ग्रामीण जो गांव में रहते हैं, उन सब के लिए एक जो नई तरह की एक जो दृष्टि विकसित करेगा, और वो जो अपनी ग्राम पंचायत है उसको एक नए तरीके से देख पाएंगे। तो सर, आगे भी और भी कई सारे विषय हैं जिसपे हमें बात करनी है, तो आगे और भी अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ आपके साथ हम चर्चा करते रहेंगे। आज के एपिसोड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।